गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास में मैं हिमांशु शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे दीमक, जब हमने दीमक पूरा कर लिया था। आज शुरू करते हैं नया कीट, इसका नाम है खपरा भ्रंग। खपरा भ्रंग ये अपना आज का कीट है। इस कीट को जो विवरण अपन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, हमेशा जैसे करते हैं वैसे कर रहे हैं। सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे, फिर इसका वर्गीकरण, फिर लक्षण, शब्दी महत्व, जीवन चक्र और प्रबंधन। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ट्रोपोडर्मा ग्रेनेरियम। वैज्ञानिक नाम ट्रोपोडर्मा ग्रेनेरियम। इसमें ट्रोपोडर्मा इसका वंश है और ग्रेनेरियम इसकी जाति है। जैसा अपन हमेशा लिखते हैं, अंडरलाइन करना है दोनों को। ये हर बार आपको बताया जा रहा है, कंपल्सरी है, ठीक है। तो ये हो गया इसका वर्गीकरण, वैज्ञानिक नाम। अब शुरू करते हैं इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण में अपन सबसे पहले संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, इनके बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो संघ, जैसा कि सर्वविदित है कि कीटों का वो संघ जो होता है वो ऑर्थोपोडा है, और वर्ग इसका इंसेक्टा। पहले उसकी बात कर रहे हैं। आर्थोपोडा इसका संघ है और इंसेक्टा इसका वर्ग है। आर्थोपोडा संघ की मुख्य विशेषता क्या होती है, पहले बताया आपको कि इनके संधित उपांग पाए जाते हैं। ये आर्थोपोडा संघ की विशेषता होती है। तो संघ हो गया इसका आर्थोपोडा, वर्ग हो गया इसका इंसेक्टा। अब बात करते हैं गण, जो कि डिफरेंट है। गण इसका है कोलियोप्टेरा और कुल है इसका डेल्मेस्टिडी। गण है इसका कोलियोप्टेरा और कुल है इसका डेल्मेस्टिडी। ये इसका कुल हो गया। और वंश और जाति, ये रहा वंश, ट्रोपोडर्मा इसका वंश हो गया, और ग्रेनेरियम, ट्रोपोडर्मा इसका वंश हो गया और ग्रेनेरियम इसकी जाति हो गई। ये है इसका वैज्ञानिक नाम भी हो गया और इसका वर्गीकरण भी हो गया। तो ये था इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण में अपन ने संघ की बात की। संघ इसका आर्थ्रोपोडा है, वर्ग इसका इंसेक्टा है। फिर हमने इसके गण की बात की, तो गण इसका कोलियोप्टेरा है और जो कुल है वो है डेल्मेस्टिडी। फिर अपन ने इसके वंश और इसकी जाति की बात की, तो वंश है इसका ट्रोपोडर्मा और जाति है इसकी ग्रेनेरियम। तो ये था इसका वर्गीकरण। अब शुरू करते हैं इसका लक्षण। लक्षण शुरू करने से पहले मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, देखिए। तो ये है वो कीट जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं आज, खपरा भ्रंग इसी को कहते हैं। इस कीट का जो प्रकोप है वो बर्मा, भारत, अफ्रीका, उसके पाकिस्तान, चाइना आदि क्षेत्रों में फैला हुआ और ये यहाँ पर बहुत तेजी से वृद्धि करता है। कारण इन क्षेत्रों का तापमान लगभग से 44 डिग्री के आसपास होता है और इस तापमान पर यह कीट तेजी से अपनी वृद्धि करता है। इस कीट की जो उत्पत्ति है वो भारत से हुई है, ठीक है। तो ये थे इसके बेसिक, इसके उत्पत्ति के संदर्भ में और इसके वितरण के संबंध में। तो अब इसके संरचनात्मक आकारिकी की बात करते हैं।
इसका जो वितरण होता है वो भारत, चीन, बर्मा, पाकिस्तान, अफ्रीका, इन राष्ट्रों में है। अनुकूलतम तापमान इसके लिए होता है 22 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर ये तेजी से वृद्धि करता है। इसका जो भ्रंग होता है वो गहरे भूरे रंग का 4 mm लंबा होता है। ठीक है। शरीर होता है वो कड़े बालों से ढका होता है। ये मूल रूप से इसकी विशेषता है। जो प्रौढ़ या वयस्क भ्रंग होता है वो आकार में छोटा होता है और गहरे रंग का होता है ये साथ में, और उसकी लंबाई होती है 2 से 3 mm की। जो पूर्ण विकसित भ्रंग था, ये देखो, ये जो डाटा है वो है पूर्ण विकसित की, और लंबाई 2 mm ये होती है वयस्क भ्रंग की। ठीक है। तो जब पूर्ण विकसित होगा तब ऐसा हो जाएगा, और वयस्क होगा तो लंबाई ही रहेगी। बाकी गहरा भूरा रंग होता है, कड़े बालों से ढका होता है, ये भी और ये भी इक्वल है, सिर्फ लंबाई का फर्क रहता है। तो ये फिर बात करते हैं नर और मादा की। मादा कीट का आकार बड़ा होता है, नर छोटा। और छोटा कितना? मादा का आधा होता है। बाकी रंग और शारीरिक आकार समान ही होता है। तो ये इसकी लक्षण थे, जो बाह्य लक्षण का आधार पर अपन इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, वो है क्षति और महत्व। तो इस कीट का क्षति और महत्व के बारे में बात कर रहे हैं। यह कीट गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का, धान, चना, अफीम के जो दाने होते हैं, ठोस दाने होते हैं, उनको, पिस्ता, इनके ऊपर यह मूल रूप से प्रभावित होता है। साथ साथ में ड्राई फ्रूट, सूखे फल होते हैं, उनको भी यह कीट क्या करता है? प्रभावित करता है। क्षति केवल और केवल इसमें जो वयस्क कीट होता है वह करता है। लार्वा इसमें ज्यादा प्रभाव नहीं डालता। यह सबसे ज्यादा क्षति जो पहुंचाता है वो जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में करता है, क्योंकि यह इसका वयस्क होने का समय होता है और इसी समय यह करता है। ये सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाता है। उच्च तापमान और नमी जो उपलब्ध होती है, ये वहां आसानी से निवास करता है। इसका जो लार्वा होता है वो पादप के भ्रूण या उसके कमजोर भाग को या इसके पुष्प को पूरा पूरा खाकर नष्ट कर देते हैं। इससे उसके अंदर, पुष्प के अंदर बीज का उत्पादन नहीं होता, और बीज का उत्पादन नहीं होने पर पौधे की अगली जनरेशन नहीं चलती। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि यह संपूर्ण पादप को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो इसका प्रभाव इस तरह से है कि यह पादप की गुणवत्ता के साथ साथ संख्यात्मक रूप से कमी भी करता है। तो ये बहुत हानिकारक कीट है। और फसल के ऊपर, अनाज के ऊपर जब हमला करता है तो 50 सेंटीमीटर ऊपर तक क्या करता है? ये प्रभावित करता है। यानी पौधा जो उगा हुआ है उसके 50 सेंटीमीटर ऊपरी भाग को क्या करता है? ये प्रभावित करता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो पुष्प होते हैं वो सबसे ज्यादा इससे क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं, और पुष्प के बिना बीज का उत्पादन नहीं होता। तो ये था इसका क्षति और महत्व। फिर बात करते हैं इसके जीवन चक्र की। जीवन चक्र शुरू करने से पहले मैं आपको इसका जीवन चक्र का आरेख दिखा रहा हूँ, देखिए आप।
तो आपने डायग्राम देखा, अब शुरू करते हैं अपन। जीवन चक्र में 4 अवस्था पाई जाती है। सबसे पहले होता है अंडा, अंडे से निकलता है लट, लट से बनता है प्यूपा, और प्यूपा से निकलता है वयस्क। ये इसके जीवन चक्र की 4 अवस्था होती है। यानी अंडा, अंडे से क्या निकला लट, लट से निकलता है प्यूपा यानी कोकुन, और फिर इससे निकलता है ये। तो जीवन चक्र के अंदर जब अच्छी बरसात हो जाती है उसके बाद में मिट्टी से यह कीट क्या करता है, बाहर निकलता है और प्रकाश की ओर आकर्षित होता है। उस समय नर और मादा मैथुन क्रिया करते हैं। उसके मैथुन क्रिया के 2 से 3 दिन बाद में मादा अंडे देना प्रारंभ करती है। अंडे दानों के रूप में, अलग अलग समूह के रूप में, या 2 से 5 के समूह के रूप में दिए जाते हैं। एक मादा अपने जीवन काल में 120 से लेकर 150 तक अंडे देती है। अंडों की कुल संख्या मादा अपने जीवन काल में 120 से 150 तक अंडे देती है। तो ये बहुत अधिक मात्रा में संख्या में अंडे दिए गए। फिर बात करते हैं इसके ऊष्मायन काल की। ऊष्मायन काल उस अवधि को कहते हैं जब अंडे की सतह को तोड़कर उसमें से लार्वा बाहर निकलता है। तो इस कीट का ऊष्मायन काल गर्मियों में 3 से 5 दिन का होता है, और सर्दियों में इसका जो ऊष्मायन काल होता है वो लगभग 6 से 10 दिन का होता है। तो सर्दियों में जो इसका ऊष्मायन काल होता है वो लगभग 6 से 10 दिन का होता है। तो ये इसका ऊष्मायन काल हो गया। अब अंडे टूटने के बाद में जो नर लार्वा और मादा लार्वा डेवलप होते हैं उनकी ड्यूरेशन अलग अलग होती है। जो नर होता है वो लगभग 10 से 15 दिन में, और जो मादा होता है वो 20 से 40 दिन में विकसित होते हैं। नर जो होता है वो 10 से 15 दिन में, और जो मादा होता है वो 20 से 40 दिन के अंदर क्या होती है, विकसित होती है। इसका जो पोषित काल होता है, मतलब लट से प्यूपा बनता है और प्यूपा से वयस्क बनने में जो पोषित काल होता है वो लगभग होता है इसका 4 से 6 दिन का इसका पोषित काल होता है। और इसकी एक साल में 4 से 6 पीढ़ियां, पीढ़ी प्रति वर्ष 4 से 6 पीढ़ियां इसकी एक वर्ष में पूरी होती है। यानी ये अपना जीवन चक्र जल्दी जल्दी पूरा करता है, और उसके साथ में इसकी संख्यात्मक वृद्धि तेजी से बढ़ती जाती है। तो ये था इसका जीवन चक्र। तो जीवन चक्र में अपन ने देखा कि प्रकाश की उपस्थिति के अंदर अच्छी बरसात के बाद में प्रकाश की ओर क्या होता है कि आकर्षित होते हैं, नर और मादा वहां मैथुन क्रिया करते हैं। उसके 2 से 3 दिन के पश्चात अंडे देने प्रारंभ होता है। अंडों से लगभग 1 से 3 दिन के बाद उनसे शिशु लार्वा बाहर निकलते हैं। अंडों से शिशु लार्वा बाहर निकलते हैं। इसका जो ऊष्मायन काल होता है वो गर्मियों के अंदर 3 से 5 दिन का होता है, और सर्दियों में 6 से 10 दिन का होता है। उसके बाद जो नर होता है वो 10 से 15 दिन में विकसित होता है, कहाँ से, इनसे, और मादा होती है वो 20 से 40 दिन में विकसित होती है। फिर जो पोषित काल की बात की थी वो 4 से 6 दिन का होता है। उसके बाद में यह वयस्क अवस्था में बदल जाता है। यहाँ गौर करने की बात यह है कि ये एक वर्ष में 4 से 6 पीढ़ियों को क्या करता है, उत्पन्न कर देता है। तो ये था इसका जीवन चक्र। अब अपन शुरू करते हैं इसका प्रबंधन। जैसा कि अपन प्रबंधन में पढ़ते आए हैं कि प्रबंधन मूल रूप से 3 प्रकार का होता है, जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले इस कीट को नियंत्रित करता है या उसे नष्ट करता है।
तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रबंधन होता है वो होता है सस्य प्रबंधन, फिर अपन पढ़ते हैं जैविक प्रबंधन और फिर पढ़ते हैं रासायनिक प्रबंधन। सस्य प्रबंधन, सस्य प्रबंधन। तो सस्य प्रबंधन के अंदर हम खेती के तरीके या खेती करने की प्रक्रिया को इसमें थोड़ा बदलाव करके कीट की संख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहले गोदामों को अच्छी साफ सफाई करके और उसमें अच्छी तरह से उसमें खिड़कियां होनी चाहिए। तो सबसे पहले गोदामों की अच्छी तरह साफ सफाई करनी चाहिए, मतलब गोदाम में जब भी आप अनाज रखोगे तो उस गोदाम को पूरा साफ सुथरा रखना चाहिए। उसके अंदर उचित प्रकाश और हवादार व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उसमें नमी किसी भी तरह से उत्पन्न न हो सके। फिर गोदाम की दीवारों, उसके फर्श को, उसकी छत को, इनको चेक करना है। अगर उसमें किसी भी तरह का कोई दरार, किसी भी तरह का कोई सुराख हो तो उसे बंद करना है, क्योंकि यह कीट इन दरारों में, सुराखों में छिपकर अपने अंडे दे देता है या वहां पर छिपा हुआ रहता है। अनाज को खलिहान से लाने के बाद में उसे अच्छी तरह साफ करके धूप में सुखा लेना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि नमी 8 से 10% से ज्यादा नहीं हो। नमी 8 से 10% से ज्यादा नहीं हो, इस चीज का ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि इस नमी के ऊपर कीट का प्रकोप कम होता है, लेकिन इस कीट की विशेषता और है कि यह 2.5% नमी पर भी अपना प्रकोप दिखा सकता है। लेकिन ये स्थिति कभी कभार देखने को मिलती है। अगर इस नमी तक रखा जाता है तो फसल को नुकसान कम होता है, उत्पाद को नुकसान कम होता है। फिर बात करते हैं अनाज को बोरियों में भरकर लकड़ी के फंटे, मतलब कैसे? ये अपना गोदाम है, इस गोदाम के अंदर नीचे कुछ व्यवस्था रखकर उसके बाद में मतलब फर्श के ऊपर हमें कुछ ईंट, पत्थर, लकड़ी के गुटके ये रखकर उसके ऊपर अपन को सरफेस बनाना है, प्लेटफॉर्म बनाना है और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अनाज की बोरियों को स्टॉक किया जाए। ये इस प्रकार से व्यवस्था की जाए तो इसमें क्या रहता है, फर्श के संपर्क में नहीं होने पर इसका प्रभाव, इसका प्रकोप कम होता है। फिर बात करते हैं अनाज के अंदर नीम की, निमोली के चूर्ण से बनी हुई गोलियां जो 100:1 में मिलाकर भंडारित अनाज के बीच में दबा देनी चाहिए या उसे साथ में रख देनी चाहिए। 100:1 इस अनुपात के अनुसार नीम के, निमोली के चूर्ण से बनी हुई गोलियों को अगर गोदाम के अंदर साथ में रख देते हैं अनाज के साथ में, तो उससे क्या होता है, इस कीट का प्रकोप नहीं रहता है। तो ये इसका कौन सा प्रबंधन है? सस्य प्रबंधन, ठीक है। तो फिर बात करते हैं आगे इसके जैविक प्रबंधन की। तो जैविक प्रबंधन हमेशा अपन करते हैं, गहरी जुताई प्रभावी होती है। गहरी जुताई और प्रकाश पाश, जैविक प्रबंधन, गहरी जुताई जिससे परभक्षी पक्षी जीव द्वारा क्या होता है, इसके कीट नष्ट हो जाते हैं। गहरी जुताई से उच्च ताप से इसके अंडे, इसके लार्वा कोकून नष्ट हो जाते हैं। तापमान अधिक होने पर लार्वा नष्ट होता है, लेकिन वयस्क आने के बाद में तापमान का प्रभाव नहीं रहता है। तो ये चीज ध्यान देनी है, ये जैविक प्रबंधन में आती है। अब बात करते हैं रासायनिक प्रबंधन। रासायनिक प्रबंधन रसायनों पर आधारित है और रसायनों का कृषि पर बहुत बुरा प्रभाव होता है। तो रसायनों का प्रयोग करते समय पूरी सावधानी अत्यंत आवश्यक है। तो शुरू करते हैं रासायनिक प्रबंधन। रासायनिक प्रबंधन के लिए जो रसायन इसमें उपलब्ध आवश्यक होते हैं वो है, जो रसायन इसके लिए आवश्यक होते हैं वो है EDCT मिश्रण। EDCT
मिश्रण मीन्स एथिलीन इथिलीन डाई ब्रोमाइड कार्बन टेट्रा क्लोराइड EDCT मिश्रण इसके अंदर बहुत प्रभावी है। या तो ये ले सकते हैं या फिर एथिलीन डाई ब्रोमाइड, इथिलीन डाई ब्रोमाइड तो EDB एथिलीन डाइब्रोमाइड या EDCT एथिलीन डाइब्रोमाइड टेट्रा क्लोराइड, ये जो मिश्रण है, अगर हम क्या लेते हैं एथिलीन डाइब्रोमाइड टेट्रा क्लोराइड लेते हैं तो ये 30 से 40 किलोग्राम प्रति 100 घन मीटर एरिया के लिए इसको यूज कर सकते हैं। और अगर अपन काम में लेते हैं EDB एथिलीन डाइब्रोमाइड काम में लेते हैं तो वह आवश्यक होता है 3 mm प्रति क्विंटल के हिसाब से। इसका प्रयोग करने पर कीट के प्रभाव से फसल को बचाया जा सकता है। तो ये है इसका रासायनिक प्रबंध। क्लियर हो गया? तो ये था अपना आज का कीट खपड़ा रंग। इस प्रकार से खपड़ा रंग पूरा करता है।